गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो चल रहा है उसमें जीएस पेपर का। जीएस पेपर सबके लिए है और उसमें भी हम लोग जीएस में हिस्ट्री देखेंगे, बिहार की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे क्या है, कैसे है, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जब भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसका 3 काल में हमारे भारत में जो हिस्ट्री है ना, इतिहास का विभाजन तीन काल में किया गया है। एक एंशिएंट है, मिडाइवल है और आधुनिक है। इस 3 काल में डिवाइड किया गया है हिस्ट्री को। क्यों डिवाइड किया गया है? ताकि हम बेहतर तरीके से चीज़ों को जान सके, समझ सके और जो उसकी जानकारी है हम लोगों के बीच साझा कर सके, देख सके। तो अब देखिए, ये 3 काल के अलावे जो हिस्ट्री है, इससे पहले का जो काल है उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। तो इस प्रागैतिहासिक काल, हम लोग तो वैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे, इस तीनों पीरियड को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, प्री हिस्ट्री में क्या है, कैसे है। ये प्री हिस्ट्री कहते हैं किसको है? जो इस तीनों काल के पहले का जो समय है उसको हम लोग प्री हिस्ट्री के रूप में जानते हैं। और इस समय क्या है, आप इसको जो है ना, इस यहाँ से यहाँ तक चाहे तो अपने से रीड कर सकते हैं। इन सब के बारे में, इस टोटल के बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पर हमको बताना है। ठीक है, प्री हिस्ट्री जो है ना, हमारे भारत में तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है प्री हिस्ट्री को। एक है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। तो देखिए, पुरापाषाण काल उस काल को कहते थे जब ही जो है ना, एक तो ये हिस्ट्री से पहले चले जाएंगे, है ना, प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पता है, और पुरापाषाण काल उस समय। अच्छा देखिए, इस तीनों को जो हम लोग डिवाइड किए हैं, इस तीनों को प्री हिस्ट्री का जो हम लोग काल को डिवाइड किए हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये किसके आधार पर किए हैं? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा आधार था, इस समय हम लोग प्री हिस्ट्री में जो हम लोग देखते हैं तो मानव के रहने का कोई ठिकाना मतलब कहीं एक स्थिर जगह पर नहीं रह रहा है, उसका ठिकाना स्थिर नहीं है, और ना ही खान पान उसका स्थिर है कि एक जगह रह रहा है, यही चीज़ खा रहा है, ऐसा नहीं है। उन लोगों का जो रहन सहन है ना, वो पहाड़ों पर है। कहाँ है? पहाड़ों पर वे लोग रहते हैं और खान पान के लिए जानवरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, मांस जानवरों का खाते हैं। तो चलिए, और जब सोचिए, जब भी हम जानवर का मांस खाएंगे और हम पहाड़ों पर रह रहे हैं, तो अगर वहाँ का मान लेते हैं किसी पहाड़ पर रह रहा है मानव, वहाँ 5 जानवर है, उसका वह शिकार करके खा लिया, तो वे 5 जानवर तो ख़त्म हो गया ना। अब नेक्स्ट वो क्या खाएगा? इसके लिए वो अब अलग पहाड़ पर जाता है, अब वे अलग पहाड़ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या कि वे भोजन के पीछे मूव कर रहे हैं, है ना, प्रागैतिहासिक काल में। तो चलिए, इस 3 पार्ट जो डिवाइड किया हमने, जो प्रागैतिहासिक काल का विभाजन है 3 प्रकार में, इसका आधार है। आधार क्या है? एक तो उनका रहन सहन, क्या है? रहन सहन। और दूसरा है खान पान, दूसरा है उसका पत्थर से बना औजार। रहन सहन में खान पान आ जाएगा, पत्थर से बना औजार। ठीक है, उनका औजार जो था ना, वो धीरे धीरे डेवलप होता गया, अभी धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। इस काल में लोग पत्थर से तो एक बात बना है कि वो उसका हथियार है, लेकिन इस काल का सबसे जो अच्छा विशेषता इस रूप में हम लोग देखेंगे कि लोगों के जो पत्थर के हथियार है ना, वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। जैसे अगर बात करें खुरपी, कुल्हाड़ी, ये सब दिया हुआ है, तो ये सब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, उस आकार का है। जैसे हम लोग बोलेंगे बड़ा बड़ा पत्थर है, एक तो बड़ा बड़ा पत्थर है, और जब भी बड़ा बड़ा पत्थर है तो वे लोग बड़े बड़े जानवर को शिकार करते हैं, है ना, छोटे छोटे जानवरों का नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय उनका दिमाग उतना डेवलप नहीं है हथियार को बनाने के प्रति। और वे लोग जो है ना, यहाँ पर कैसा मांस खाएंगे? कच्चा मांस खाएंगे, जानवर को मारा, उसका मांस खा लिया। चलिए, अब इसको आप लोग यदि पढ़ना चाहते हैं तो इसका साक्ष्य बिहार में कहाँ, प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य बिहार में मिलता है, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। अब इसका साक्ष्य कहाँ मिला? बिहार के दक्षिण क्षेत्र में इसके अवशेष मिले हैं, है ना, प्रागैतिहासिक काल के। नालंदा के जेठियन घाटी में, गया के पैमार घाटी में, ये सब है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं मध्य पाषाण काल में, जो है इसका प्रागैतिहासिक काल का जो दूसरा काल है, मध्य पाषाण काल, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, पुरापाषाण काल में हम लोग ने क्या देखा कि मानव औजार के प्रति उतना जो है ना डेवलप नहीं है, ना ही रहन सहन के पीछे। लेकिन यहाँ क्या है, औजार थोड़ा सा शार्प हो जाएगा, लेकिन रहन सहन वैसा ही रहेगा।
तो इस काल का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी है वो है माइग्रेंट इकोनॉमी, घुमंतु प्रवृत्ति, जो उनका पीरियड है वो घुमंतु है, मतलब वो खाने पीने के लिए। अभी हमने पिछले स्लाइड उसमें बताया आपको कि वो मानव का जो खान पान है, यदि एक पहाड़ पर 5 जानवर रह रहा है, उसको खा लिया तो फिर उसको अब नेक्स्ट पहाड़ पर जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो उनका खान पान है वो मूव कर रहा है, वो जानवर मूव कर रहा है, तो उनको भी मूव करना पड़ेगा। या अगर जानवर वहाँ से चले गया दूसरे पहाड़ पर तो भी मानव को जाना पड़ेगा। यानी मानव का जो प्रवृत्ति है अभी यहाँ पर घुमंतु है। और किसके प्रति घुमंतु है? वह जानवर के पीछे मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो औजार है ना, वहाँ से थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा नवपाषाण काल से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और देखिए अब हम लोग आते हैं न्यू स्टोन एज में नवपाषाण काल में। तो यहाँ पर का जो सबसे अच्छा विशेषता है ना, यहाँ पर हथियार जो है ना मानव बनाने लगा है और हथियार थोड़ा सा शार्प होने लगा है। अब मध्य पाषाण काल से भी हथियार शार्प होने लगा है। और यहाँ पर बात करें तो मानव कृषि पर निर्भर हो चुका है। यहाँ तक अगर क्या बोलते हैं मध्य पाषाण काल तक का बात करें ना, तो यहाँ तक मानव ज़्यादातर जो निर्भर है वो जानवरों पर निर्भर है, जानवरों का मांस खाता है। लेकिन न्यू स्टोन एज में नवपाषाण काल में मानव जानवर का शिकार हो सकता है थोड़ा मोड़ा करे, लेकिन ज़्यादातर उनका जो क्या बोलते हैं कि इकोनॉमी है वो कृषि पर निर्भर करता है। नदियों के किनारे क्षेत्र बनाता है और वहाँ जगह बनाता है रहने के लिए, और वहाँ पर गुफा बनाता है ताकि वह रह सके। ठीक है, और इसका जो साक्ष्य कहाँ कहाँ मिला है? सारण के चिरांद में मिला है, वैशाली के चेचर में, ये आप अपने से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ का जो सबसे अच्छा विशेषता है वे केव पेंटिंग है। वो लोग कैब में रहते थे, है ना। न्यू स्टोन एज का एक मुख्य अच्छा खासा स्रोत जिसको बोलेंगे, इसके बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो गुफा चित्र है, कैब पेंटिंग है। ये कहाँ कहाँ मिला है वो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है वैदिक काल। इस काल में वेदों का वर्बल ट्रांसफ़र हुआ, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, यदि वेद का जो ट्रांसफ़र है ना वो 3-4 जनरेशन 4-5 जनरेशन तक ना वर्बल ट्रांसफ़र हुआ। और जब वर्बल ट्रांसफ़र होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो चेंज हो ही जाएगा। हम आपको कुछ और बोलेंगे, आप कुछ और बोलिएगा अगला को, तो इस तरह से चेंज हो जाता है। तो उसके बाद जो वैदिक काल में रचित जो इम्पोर्टेंट है हम वही बता रहे हैं। आपको पढ़ना होगा तो इस वीडियो को रोक करके पूरा पढ़ सकते हैं। रामायण और महाभारत में भी बिहार का वर्णन मिलता है। बिहार का वर्णन कहाँ मिलता है? रामायण और महाभारत में भी बिहार का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण कब लिखा गया था? तो वैदिक काल में लिखा गया था। और शतपथ ब्राह्मण में भी पहली बार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का चर्चा मिलता है। कहाँ मिलता है? सबसे पहले आज यदि आपसे पूछा जाएगा तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे पहले चर्चा कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण में गंडक नदी का भी वर्णन मिलता है। अब अगर बात करें तो वैदिक काल जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रारंभिक वैदिक काल, इसी को ऋग्वेद भी कहते हैं, ऋग्वेद काल भी कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल तभी से शुरू हो जाता है जब मानव लोहा का खोज कर लेता है ना। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोगों को नहीं पढ़ना है क्योंकि बिहार में इसका प्रमाण नहीं मिलता है। ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता चला, फिर वैदिक काल है, महाजनपद काल है, इस तरह से है। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। और कीकट को जो है ना वराह पुराण में, आगे हम लोग जानेंगे, एक अशुभ स्थान के रूप में देखा गया। मतलब बिहार को वराह पुराण में एक अशुभ स्थान के रूप में बताया गया। आगे देखिए, जब भी शतपथ ब्राह्मण लिखा गया, आर्यों का आगमन तभी हुआ है। मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आर्यों का आगमन हुआ है, कब हुआ है? शतपथ ब्राह्मण जब भी लिखा गया तभी इसका आगमन हुआ है। तो बिहार में आर्यों का आगमन कब हुआ वो आप पढ़ लीजिएगा। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के आगमन और प्रसार के बारे में उल्लेख मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा अभी कि शतपथ ब्राह्मण जब लिखा गया था तभी उसका आगमन हुआ है। वराह पुराण में जैसे भी हमने कहा कि बिहार को अशुभ स्थान माना गया, लेकिन कुछ स्थान है इसको शुभ माना गया। गया है, पुनपुन है, राजगीर है, तो इन सब जगह को शुभ स्थान के रूप में माना गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं महाजनपद के बारे में। महाजनपद किसको कहते थे? देखिए,
शुरू में यदि ऋग्वेद या प्रारंभिक वेद जो प्रारंभ का जो वैदिक काल है ना, उसको ऋग्वेद भी ना हम लोग कहते हैं, तो ऋग्वेद काल, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि लोग जो रहते थे ना अलग अलग रहते थे। तो उन लोग जब अलग अलग रहते थे तो जन के रूप में कहलाते थे। यदि दो चार जन या 2-4 लोग एक साथ मिल जाते थे तो उसको जनपद कहते थे। और जब यही जनपद लोग आपस में कुछ जनपद मिल जाते थे उसको महाजनपद कहते थे। मतलब महाजनपद में कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। जब मानिए 1-2 लोग मिला तो हमको जन बन गया, और ये 1-2 तो हम एग्जाम्पल से बता रहे हैं, बहुत सारे जन मिल जाते थे तो जनपद बना लेते थे। और जब बहुत सारे जन मिल जाता था तो कुछ एरिया बन जाता था। तो कुछ बहुत सारे एरिया मिल करके, या एक एरिया ही का बात करें छोटा छोटा, अगर छोटा छोटा बहुत सारा एरिया या बड़ा एक एरिया, वो मिल करके महाजनपद के रूप में जाना जाता था। तो बिहार का इतिहास मूल रूप से जो जाना जाता है वो महाजनपद से ही शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? बिहार का इतिहास। अब हम लोग बिहार के इतिहास में प्रवेश कर रहे हैं। बिहार का इतिहास महाजनपद काल से शुरू होता है, और महाजनपद पूरे अगर भारत में बात किया जाए तो उस वक्त 16 महाजनपद था, जिसमें 3 महाजनपद बिहार में ही हुए। और उस 3 में है, पहला है मगध महाजनपद, दूसरा है वज्जी या लिच्छवी महाजनपद, इसकी राजधानी है राजगृह, और इसकी राजधानी है राजगृह, इसकी राजधानी है वैशाली, और तीसरा है यंग महाजनपद जिसकी राजधानी है चंपा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस तीनों जो महाजनपद है, इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद है, जिसकी राजधानी राजगृह है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सभी जानेंगे कि ये कैसे मजबूत था और कैसे मतलब ये मगध